हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन के नीट PYQ 2013 से लेकर नीट 2023 तक के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और साथ के साथ हर एक क्वेश्चन जो कि NCERT से आया अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि NCERT में से कहाँ से आया और वो पेज नंबर भी मैं आपको शो करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है तो वो भी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ NCERT है। क्लियरली है। अब आप यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2013 से लेकर आप 16 तक देखोगे कि कुछ एक क्वेश्चन जो वो लॉजिकल है और NCERT से है, तो वो डायरेक्ट NCERT से नहीं है। तो इस टाइप के यहाँ पर आपको कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बट अगर आप मैं बता दूँ लास्ट 4-5 ईयर में यानी 2017 से लेकर 2023 तक के अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो वो 100% NCERT की कॉपी पेस्ट लाइनें आई हुई है। तो वो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर ली है। और अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसी टाइप में हमने सारी वीडियोस कंप्लीट करवा रहे हैं। क्लास 12 की इससे पहले वाले चैप्टर हो चुके हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो या फिर आपको आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्व सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। यानी एक डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पे, वो पूछा गया कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग इवोल्यूशन उनकी हिस्ट्री है वो इवोल्व होते हैं सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन में, ताकि वहाँ पर जो भी एनवायरमेंटल चेंजेज है उनको रिस्पॉन्स कर पाए वहाँ पर, क्योंकि जहाँ से भी वो बाहर से आए होंगे अलग अलग जगह से। इसका मतलब ये कहने की कोशिश करा है कि बाहर उनकी इवोल्यूशन अलग अलग है बट अभी वहाँ पे कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज के अंदर वहाँ पे उनके अंदर सेम फिनोटाइपिक जो है वो अडेप्टेशन मिलेंगे। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉन रैंडम इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये जो डेफिनेशन है वो डायरेक्टली नहीं है बट आपको NCERT का पेज नंबर 133 एंड 34 पर मिल जाएगा। मतलब 133 में वो डायग्राम से ऊपर वाला पैराग्राफ और 34 में जो है वो स्टार्टिंग के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताने की कोशिश कर रही है बट यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई है क्वेश्चन की। आपके सामने पेज नंबर 133 देख लिया होगा आपने और ये 134 में भी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ द कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए NCERT में क्या लिखा हुआ है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल लिखा है एंड कैट क्या है, एक मैमल है। तो ये चेंज किया गया, क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड किया गया। शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो अलग अलग है बट उनका जो फंक्शन है वो कैसा है, सिमिलर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एनालॉगस एंड हैज इवॉल्व्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस ड्यू टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में आपको ये तो दो चीज़ें तो याद ही रखनी होगी, HD एंड AC। यानी AC में बैठ के HD जो है वो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर AC क्या हो गया, A आपका हो गया एनालॉगस और C हो गया कन्वर्जेंट। मतलब ये एक साथ आएंगे और आपका होमोलॉगस और डाइवर्जेंट जो है वो एक साथ आएंगे। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर अलग अलग है और फंक्शन सेम है, तो वो एनालॉगस की बात करा और एनालॉगस किसकी वजह से होता है, कन्वर्जेंट। AC याद रख रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। NCERT का पेज नंबर 131 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहां से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। यहाँ पे ये बोला गया कि पॉपुलेशन की जो यहाँ पर जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो रहने की टेंडेंसी रहती है, तो वो डिस्टर्ब्ड, यानी कौन इसको डिस्टर्ब कर सकता है? लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ रैंडम मैटिंग या फिर यहाँ पर लैक ऑफ माइग्रेशन। तो ये आपको बता दूं कि ये डायरेक्टली NCERT से नहीं है बट पेज नंबर 137 पे जो हार्डे-वेनबरी इक्विलिब्रियम दिया गया है वहाँ पे 5 पॉइंट बताया गया है। तो वहाँ पे म्यूटेशन की बात की गई है, माइग्रेशन की बात की गई है, जीन फ्लो यानी। तो वहाँ पर रैंडम मैटिंग तो नहीं लिखा है बट अगर लैक ऑफ रैंडम मैटिंग हो जाए, मतलब अगर रैंडम मैटिंग वहाँ पर नहीं होगी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और रैंडम मैटिंग जो है वो कहीं से कहीं तक इन 5 पॉइंट में नहीं दिया गया है। आप NCERT का पेज नंबर 137 देख सकते हो। तो यहाँ पर ये आप ये मान सकते हो कि ये दिया भी हुआ है और नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप से थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन जो वो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे जो पहले वाले 3, 4, 5 ईयर्स के थे। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी
विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बाय चांस यानी यहाँ पर जो जीन फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन के अंदर, अगर वहाँ पर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन दिस इज रेफर टू एज, तो अगर वहाँ पे वेरिएशन आ जाता है बाय चांस तो वो क्या कहलाता है? रैंडम मैटिंग, जेनेटिक लोड, जेनेटिक फ्लो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो वो कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि बाय चांस अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये पेज नंबर 137 पर ही मेंशन आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं नीट 2013 जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम होता है उसमें। अब यहाँ पे बोला गया था फिंच स्पीसीज ऑफ गैलेपगोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिंच फूड। तो यहाँ पे उनके अलग अलग फूड सोर्स थे, वो तो पता ही है कि वहाँ पर उन्होंने डार्विन ने देखा था। तो कौन सा एक फूड सोर्स नहीं है, कौन सा एक फिंच फूड नहीं है? कैरियन, इंसेक्ट, ट्री बर्ड या फिर सीड। तो यहाँ पर देखिए जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 133 जो है, वहाँ पर क्या लिखा गया है? वहाँ पर लिखा गया है कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा था? सीड ईटिंग देखा था, तो मतलब सीड वाली आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने इंसेक्टिवोरस देखा था, तो मतलब इंसेक्ट भी उनका फूड हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पे लिखा हुआ है वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन ट्री बर्ड्स क्या होगी? वेजिटेरियन। अब कैरियन क्या होता है? कैरियन होता है जो डेड एंड डिकेइंग जो आपका मीट होता है, जो डेड एंड डिकेइंग स्टेट पे जा चुका होता है मीट, उसको जो खाता है, जैसे क्रो वगैरह उस मीट को खाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरियन। तो यहाँ पर ये कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में 3 मेंशन है कि वहाँ पर सीड ईटिंग थे, इंसेक्टिवोरस थे और आपके वेजिटेरियन थे। तो इस टाइप से यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा कि कौन सा नहीं था, तो वो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब एनसीईआरटी से दिया है बट थोड़ा सा दिमाग लगा के अलग चेंज करके मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन दिया है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये आप पेज में देख सकते हो 133 में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी दैट अकर बाय चांस इन ऑल द पॉपुलेशन स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन इज, यानी रैंडम और यूनिडायरेक्शनल चेंज हुआ एलील फ्रीक्वेंसी में बाय चांस में। इसीलिए मैंने कहा था ये बाय चांस वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो वापस वहीं से आया हुआ है। माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, तो क्या आ जाएगा आंसर? जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 137 अभी जो बताया था वहीं से सेम ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन अराइज ड्यू टू, यानी जो जेनेटिक वेरिएशन होता है किसी भी पॉपुलेशन में वो किस वजह से आता है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सिलेक्शन या फिर म्यूटेशन। तो हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में 5 दिए गए कि वहाँ पे उस वजह से वेरिएशन आ सकता है। वहाँ पे वो जो इक्विलिब्रियम है वो भी जो है अलग अलग हो सकता है, तो वहाँ पे म्यूटेशन भी होता है और रिकॉम्बिनेशन, इन दोनों की वजह से जो है वो एक पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशन आता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पे भी दिया हुआ है, इसके अलावा 136 पे दिया है जहाँ पर जो म्यूटेशन की बात की गई है, सॉरी 135 पे जहाँ पे म्यूटेशन की बात की गई है वहाँ से भी ये आता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ पे बोला गया कि डायनासोर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एराज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो आपके डायग्राम दिए गए, एक साइड में पीरियड्स दिए गए हैं और एक साइड में जो है वो एराज दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका सीनोजोइक हो गया, मीजोजोइक हो गया, ये किसके अंदर आते हैं? एराज के अंदर आते हैं। आपके जो जुरासिक वगैरह हो गई वो किसके अंदर आते हैं? पीरियड्स के अंदर आते हैं। तो ये कब यहाँ पर एराज पूछा गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मैंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जुरासिक पीरियड और आपका मीजोजोइक एरा। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के अंदर फिगर दी हुई है 7.3, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो मीजोजोइक एरा है उसके अंदर जुरासिक पीरियड दिया गया है। पेज नंबर 138 पे आप अच्छे से देख सकते हो। तो हमसे एराज पूछा है तो वो मीजोजोइक एरा आएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2014 में क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 9। इन्होंने बोला कि 4 लिम्ब ऑफ जो केट है लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, यानी 4 लिम्ब ऑफ केट और लिजार्ड जो होते हैं वो वॉकिंग में यूज़ करते हैं। 4 लिम्ब ऑफ वेल जो है वो यूज़ करती है स्विमिंग में, और 4 लिम्ब ऑफ बेट्स जो है वो फ्लाइंग में यूज़ करते हैं। वो किसके एग्जाम्पल है? एनालॉगस, एडेप्टिव एडिशन, होमोलॉगस या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जो मेनली आपका जो केट हो गया वो क्या हो गया? मैमल हो गया। वेल क्या होगी? मैमल होगी। और आपका बेट क्या होगा? ये भी मैमल हो गया। कि तो इनके जो 4 लिम्ब्स है उसके अंदर स्ट्रक्चर सेम रहता है, और वो स्ट्रक्चर अगर सेम रहता है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 131 पे जो फिगर दिया हुआ है 7.3 वहां पे भी देख सकते हो, और 130 पे भी जो है वो आपका पैराग्राफ के अंदर भी दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ है।
ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस स्ट्रक्चर, यानी कौन से एनालोगस स्ट्रक्चर है। एनालोगस का क्या मतलब हो गया कि उनका फंक्शन सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है विंग्स ऑफ द बैट एंड विंग्स ऑफ द पिजन। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, मैमल्स हो गया, ये आपका बर्ड्स हो गया, इनके दोनों के विंग्स का काम एक ही है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ये एनालोगस स्ट्रक्चर के अंदर आ गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिल ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ द मैन। तो दोनों का काम रेस्पिरेशन के अंदर जो गैस ऑफ एक्सचेंजेस का काम होता है वो भी बिल्कुल सही है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटें, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्लिपर ऑफ डेल्फिन एंड लेग ऑफ हॉर्स जो है वो आपका अलग अलग होता है, ये आपका होमोलोगस के अंदर आ जाता है। एनालोगस पूछा गया तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपके किसके आ जाएंगे, एनालोगस के अंदर आ जाएंगे। वैसे फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी दिया गया था और वहाँ पर जो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया था, बट यहाँ पर ये दोनों जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों के दोनों एनालोगस स्ट्रक्चर होते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 131 पे ये दिया हुआ है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि कोई एक पॉपुलेशन है, इन्हें पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल है। यहाँ पर बोला गया कि 360 बिलोंग टू द जीनोटाइप ए, 480 डिनोटाइप टू कैपिटल ए स्मॉल ए एंड द रिमेनिंग 160 टू ए। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए निकालना है। तो देखिए हार्डवन-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है जहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर है। और ये कैसे लिखा जाता है, ये इस टाइप से लिखा जाता है कि कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल है स्मॉल है और ये स्मॉल है और इज इक्वल टू कितना होता है, ये 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया, कैपिटल ए की एलील वाली ये पूछा गया, यानी पी स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर ये दिया कितना हुआ पी स्क्वायर, हमें ये दिया हुआ 360, ये दिया हुआ ना 360। तो सिंपल है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 360 को हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से, क्योंकि यहाँ पर ये दिए हुए हैं और टोटल कितने हैं, इतने हैं। तो हमारे सामने जो पी स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 0.360 आएगा। अब पी कितना आ जाएगा, अगर पी स्क्वायर इतना है तो पी कितना आ जाएगा, √0.360। तो ये कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 0.6 आ जाएगा हमारा। तो हमसे ये पूछा है ये वाला, तो ये हमारा 0.6 निकल कर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी है। जो हार्डवन-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल है वो दिया पेज नंबर 137 पे, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2015 के क्वेश्चन की। नीट 2015 में क्वेश्चन दिया गया द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट यहाँ पर बात की गई है और बर्ड के विंग्स की बात की गई है। तो ये कैसे हैं, फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट, होमोलोगस स्ट्रक्चर है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस स्ट्रक्चर है, डाइवर्जेंट, या फिर एनोलोगस है और कन्वर्जेंट। तो ये कैसे एनालोगस है, मतलब यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है बट फंक्शन दोनों के सेम है। तो यहाँ पर ए सी के अकॉर्डिंग एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वो किसका एग्जांपल है, म्यूटेशन का, नियो लेमार्किज्म का, नियो डार्विनिज्म का, नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये एग्जांपल आपका नेचुरल सिलेक्शन का। एनसीईआरटी का पेज नंबर 131 जो है उसके बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की गई है और फिर वो इंडस्ट्रियल के बारे में बात की गई है, मोथ के बारे में पूरा बताया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, यानी सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसकी है, होमो निदरथल, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस या फिर होमो सेपियन। तो यहाँ पर जो आपका होमो हैबिलस होती है उसकी कितनी होती है, 652 लेके 680 तक होती है। जो आपका होमो इरेक्टस होता है उसकी 900 होती है। जो होमो निदरथल होता है उसकी कितनी होती है, 1400 होती है। होमो सेपियन की बता देता हूँ 1350 तक होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर होमो हैबिलस हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है होमो हैबिलस के बारे में और 650 to 80 यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। ओके, नेक्स्ट नीट 2016 फेज 1 के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी ए एंड बी स्टेटमेंट दिया, हमें बताना है करेक्ट इनकरेक्ट। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमबली एनएरोबिक, यानी जो सबसे पहले अर्थ पे नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म आए थे और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते थे। सेकेंड है द फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रोप दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, और जो फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म थे वो कीमो ऑटोट्रोप थे जो कि कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो वैसे देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये दो स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई है। हाँ, जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा इतना पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो था वो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पर,
एनवायरनमेंट के अंदर, और वहाँ पर एनारोबिक वगैरह थे। बट इस टाइप से पूरा अच्छे से जो है वो डायरेक्टली मेंशन करके ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे जो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हम आपको बता दें जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये दोनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ ए बर्ड, यानी कोई एक बर्ड है उसके विंग के होमोलॉगस बताना है। हाइंड लिम्ब ऑफ द रैबिट, फ्लिपर ऑफ द व्हेल, डोर्सल फिन ऑफ द शार्क और विंग ऑफ द मोथ। तो देखिए मोथ जो है वो आपका नहीं आएगा, शार्क जो है वो आपका नहीं आएगा क्योंकि ये सारे मैमल्स के अंदर नहीं होते हैं। और विंग ऑफ बर्ड हम बात कर लेते हैं बेट की, और इसके होमोलॉगस जो होगा वो क्या होगा, फ्लिपर ऑफ द व्हेल होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 130 पे भी दिया हुआ है, और 131 पे ये डायग्राम दिया है, फिगर 7.3 वहाँ पे देख सकते हो, बेट जो उसका विंग दिखाया गया और फ्लिपर ऑफ व्हेल वगैरह दिखाया गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, एनालॉगस स्ट्रक्चर आज ए रिजल्ट ऑफ, जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है उसका किसका रिजल्ट की वजह से एनालॉगस बनते हैं, शेयर्ड एंसेस्ट्री, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर कन्वर्जेंट। ये तो हमें पता ही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, एसी से याद रखना है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 2 के बारे में। नीट 2016 फेज 2 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोट्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मोनोमर्स का सिंथेसाइज होगा, देन उसके बाद में पॉलीमर का होगा। अब ये जो प्रोटोबायंट्स वाला है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, आपको पहले बता देता हूँ। प्रोटोबायंट्स का मतलब होता है जो सबसे पहले सेल्स बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोबायंट्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी आपका जो ऑर्गेनिक मोनोमर है, पॉलीमर है, ये वाली चीज़ एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 128 पे दी हुई है। एंड देन जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम जो है वो बना था। तो हमारा जो आएगा वो आएगा पहले 2, फिर 3, फिर 1 और फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास में 4। तो 2 3 यहाँ पर दिया हुआ 2 3 और फिर 1 4 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर पे 127 पे आप देख सकते हो, लास्ट में ये यहाँ पर बताया गया है मोनोमर के बारे में, फिर वहाँ पे पॉलीमर के बारे में 128 पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, यानी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो किस में ऑपरेट करती है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में या फिर स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। तो ऐसे तो हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर ये बात की गई है कि यहाँ पे ये पॉपुलेशन के अंदर होती है, बट डायरेक्टली ये बात नहीं कही गई है कि वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, स्मॉल लार्ज यहाँ पर किस टाइप से हो सकती है। तो ये मैं फिर बता देता हूँ कि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे आंसर आएगा आपका स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, एन हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन, यानी जो हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी हेट्रोजाइगस जो है ये वाला जो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, p² 2p या फिर q²। तो ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 2p से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पे ये डायरेक्टली मेंशन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है ह्यूमन इवोल्यूशन का। बोला गया कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, या फिर रामापिथेकस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, या फिर रामापिथेकस होमो हैबिलिस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होमो इरेक्टस, या फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होमो हैबिलिस रामापिथेकस होमो इरेक्टस। तो किस टाइप से आएगा, तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 140 पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले आएगा रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 140 भी ये मेंशन किया गया है, आप अच्छे से देख सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नीट 2017 में। तो नीट 2017 में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया था। अब बात करते हैं नीट 2018 में। तो नीट 2018 में क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, यानी ह्यूगो डी वेरीज के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है वो किस टाइप से है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। अब आपको एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को नहीं मिलेगा।
ओके तो यहाँ पे बात करते हैं फिनोटाइपिक वेरिएशन, सॉल्टेशन, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन या फिर माइनर म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी वेरिज ने क्या बोला था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन दैट इज द सॉल्टेशन उन्होंने बोला था। एनसीईआरटी का पेज नंबर 135 पे ये चीज़ डायरेक्टली मेंशन है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, among the following set of example for divergent evolution select the incorrect option। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि सारे जो हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, बट कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा इनमें से नहीं है। तो ब्रेन ऑफ बेट मैन एंड चीता, हार्ट ऑफ बेट मैन एंड चीता, फोरलिम ऑफ मैन बेट एंड चीता। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में ये ब्रेन, हार्ट और यहाँ पे फोरलिम्स है, ये सारे के सारे होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आते हैं, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 130 पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं आई ऑफ ऑक्टोपस। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स जो है वो किसके अंदर आ जाता है, वो आपका आ जाता है एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर, एनालोगस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है, ये भी आप चीज अच्छे से देख सकते हो। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम ऑफ मैनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी जो फोरलिम्स के अंदर जो बोन स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी है बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में, वो किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, एनालॉगी का, होमोलॉगी का या फिर अडेप्टिव रेशन का। तो वो किसका एग्जाम्पल है, होमोलॉगी का। होमोलॉगस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का वो एग्जाम्पल है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 130 पे लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये डायरेक्टली दिया हुआ है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2019 में। अब नीट 2019 में हमारे सामने क्या है, मैच द कॉलम क्वेश्चन आया है। ओके तो मैच द कॉलम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द होमिनिड विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। तो ब्रेन साइज के हमें अकॉर्डिंग बताना है। होमो हैबिलस, होमो निदरथलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन। तो सबसे पहले बात करते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस कितना होता है, 650 to 800 होता है। होमो निदरथलेंस जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1400। होमो इरेक्टस जो है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 900। अब होमो सेपियन जो वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट 3 हमारे आ चुके हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो फिर होमो सेपियन हमारे इसके साथ में चला जाएगा। अब हमारा ए जो वो थर्ड के साथ जा रहा है, तो ए थर्ड के साथ में हमारे पास में 3 ऑप्शन चले गए, एक ऑप्शन यहाँ से हट गया। सेकंड हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, तो सेकंड हमारा फोर्थ एक ही से साथ जा रहा है, बाकी हमारे 2 ऑप्शन हट गए। और फिर फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 140 पे देखोगे तो आपको ए एंड सी वाला नहीं, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस वाला देखने को मिल जाएगा। और पेज नंबर 141 पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे होमो निदरथलेंसिस जो है उसके बारे में दिया हुआ है, जो कि 1400 सीसी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, वेरिएशन कोज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरीज। यानी जो ह्यूगो डी वेरीज ने जो वेरिएशन बोला था म्यूटेशन की वजह से होता है, वो कैसा होता है, रैंडम डायरेक्शनल लेस, स्मॉल डायरेक्शनल लेस या फिर रैंडम एंड डायरेक्शनल। तो वो रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 135 पे ये चीज़ साफ साफ मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। चलिए भाई नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ये जो हमारे पास में हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है वही इक्वेशन आ गई है। देखो ए जीन लोकस एज 2 एलील, यानी यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेट ए जो है वो फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.4, देन व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर हेट्रोजाइगस और फिर होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल में हमें बताना है। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें पी स्क्वेयर प्लस 2p क्यू और प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें लगानी है। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, ये हमारे सामने एनसीईआरटी के पेज नंबर 136 पे दिया हुआ है। तो कैपिटल ए हमें कितना दे दिया है, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू होता है 1, कैपिटल ए हमें दे दिया है 0.4 प्लस ए हमें पता नहीं है इज इक्वल टू 1, तो ए हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज द 0.6। तो हमारे पास में कैपिटल ए आ चुका है 0.4 है और स्मॉल ए आ चुका है जो कि 0.6 है। अब डायरेक्टली हमें वैल्यू पिट करनी है और कुछ नहीं है। अब ये जो कैपिटल ए है उसको पी मान लीजिए और जो स्मॉल ए है उसको क्यू मान लीजिए, या फिर डायरेक्टली भी कर लीजिए। इस टाइप से हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग बताना है तो इस टाइप से आएगा। ओके तो हमें पहले 0.4 जो है उसका स्क्वायर करना है, 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 1.6 आएगा।
ओके, फिर हम बात करेंगे 2p/Q, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कर लीजिए, तो 6 इंटू 4 24 इंटू 4 48 आएगा। तो ये हमारा कितना आएगा 48 आएगा। तो ये हमारा 2p/Q कितना आएगा 0.48 आएगा। ये हमारा 0.6 आ चुका है। फिर हमारे पास में 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आएगा। तो 0.36 यहाँ पर हमारे ये जो आंसर है ऑप्शन बी निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए एनसीईआरटी से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या है थोड़ा सा जो मैथ वगैरह है वो लगाना पड़ेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पे ये दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर ये हार्डे-वेनबरी इक्विलिब्रियम वाला को कैपिटल स्मॉल लेकर के बताया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो भी इसी टाइप से है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना आसान अगर हो गया तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना ही जो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एक बार के लिए। इन्होंने बोला है कि कोई एक स्पीसीज है, इन स्पीसीज द वेट ऑफ द न्यू बोर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg, यानी वहाँ पर जो न्यू बोर्न बेबी जो रेंज हो रही है वो 2 से लेकर 5 kg है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो 97% ऑफ द न्यू बोर्न है उनका एवरेज वेट जो वो 3 से लेकर 3.3 kg के बीच में आ रहा है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। जबकि आगे क्या बोला है ध्यान से समझना, 99% ऑफ द इन्फेंट बोर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 या फिर 4 से लेके 5 kg तक है वो डाई हो जाते हैं। मतलब क्या है कि ये रेंज है 2 से लेकर 5 kg के बीच में, ये 2 kg ये 5 kg, यहाँ पे हो गया 3 kg और यहाँ पे हो गया 4 kg। ये क्लियर हो गया? ओके। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो इन्फेंट है वो 3.3 तक, यानी यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। कितने सर्वाइव कर रहे हैं? 97%। बट ये जो 2 से लेकर 2.5 है और ये 4.5 से ये वाली जो है यहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। 99% जो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल 1% सर्वाइव कर पा रहे हैं और यहाँ पर जो वो 97% सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब ये लगभग 3.3 करेंगे तो ये लगभग इनके बीच की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो मीन कैरेक्टर वाले हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अब हमसे क्या पूछा यहाँ पर, ये हमें पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इन्होंने इस टाइप से बताने की कोशिश की है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तो ये हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से है, जहाँ पे 3 ग्राफ दिए गए हैं। ये ग्राफ तो दे दिए गए हैं, अब ये ग्राफ हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे पूछा है कि सिलेक्शन कौन सा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है, साइक्लिक सिलेक्शन है या फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन है। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पे आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग और डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर जो वैल्यू वो ज़्यादातर यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा? स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। एनसीईआरटी से ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले देखते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर केम अराउंड 15,000 ईयर बैक, ये गलत है, 10,000 ईयर बैक। तो ये गलत हो गया। एग्रीकल्चर जो थी उन्होंने बोला कि 50,000 ईयर पहले आई थी, बट वो गलत हो गया। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस प्राइमेट एग्जिस्टिंग 15 माया वॉक लाइक ए मैन। तो यहाँ पर देखिए जो आपका रामापिथेकस थी वो मैन लाइक करते थे, बट ड्रायोपिथेकस नहीं करते थे। तो ये हमारा गलत हो गया। होमो हैबिलस प्रोबेबली एट मीट, ये नहीं लिखा है एनसीईआरटी में साफ साफ। होमो हैबिलस जो वो मीट को ईट नहीं करते थे। नीदरथल मैन लिव्ड इन द एशिया बिटवीन 1 लाख एंड 40,000 ईयर बैक। तो ये हमारा बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 41 पर जो है वो नीदरथल मैन वाली दी हुई है और यहाँ पर एग्रीकल्चर वाली स्टेटमेंट भी दी हुई है। जो ड्रायोपिथेकस होमो हैबिलस है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 140 पर दी हुई है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं नीट 2020 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। यानी क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर जो है वो जब अमीनो एसिड बना था एसएल मिलर ने, तो क्या क्या चीज़ मिक्स की थी? CH4H2NH3 यहाँ पर 800 पे, CH3H2NH4 वाटर वेपर 800 पे, CH4H2NH3 600 पे या फिर CH3H2NH3 यहाँ पर 600 पे। तो यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर ये चीज़ कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर क्या लिया गया था? मीथेन लिया गया था, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर लिए गए थे। किस पे? टेम्परेचर कितना था? 1800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 पे ये डायरेक्टली मेंशन आप अच्छे से देख सकते हो।
ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड, यानी यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वो डिसअप्रूव किसके द्वारा किया गया था? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने, अल्फ्रेड वेलेस ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर ओपेरन ने। तो इसको जो है वो कौन प्रपोज किसने किया था? जो अर्न्स्ट हैकल थे उन्होंने किया था, बट कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने जो थे उसको डिसअप्रूव किया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पे लास्ट में ये मेंशन आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन किसका एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन का, कन्वर्जेंट का, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म का या फिर नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, एनालॉगी का एग्जाम्पल है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 131 जो है वहां पर ये मेंशन किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्वड ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल ब्रॉट अबाउट द एंथ्रोपोइजनिक एक्शन। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे थे जो कि एंथ्रोपोइजनिक एक्शन की वजह से डेवलप हुए थे। डार्विन फिंचीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट और मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। अब एंथ्रोपोइजनिक एक्शन क्या होते हैं? एंथ्रोपोइजनिक एक्शन होते हैं जहाँ पर ह्यूमन का रोल आता है, मतलब जो ह्यूमन डेवलप करवाने की कोशिश करता है उसकी वजह से जो चीज़ आता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोइजनिक एक्शन। जो डार्विन फिंचीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड है वो तो अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से एंथ्रोपोइजिक नहीं है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड और ड्रग रेजिस्टेंस जो यूकैरियोटिक है वहाँ पर ह्यूमन का रोल आता है, एंथ्रोपोइजनिक एक्शन का रोल आता है, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। ये पेज नंबर 131 पे दिया है, यहाँ पर भी ह्यूमन का रोल आया है, यानी एंथ्रोपोइजनिक एक्शन आया है। तो 2, 3 एंड 4 जो है वो एंथ्रोपोइजनिक एक्शन है, फर्स्ट वाला जो एडेप्टिव रेडिएशन है। तो 2, 3, 4 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो आपका 2, 3 है ये आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 पे देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट में एंथ्रोपोइजनिक एक्शन भी दिया गया है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्थ वाले की ऑप्शन की, तो फोर्थ वाला जो है वो 131 पे दिया हुआ है, ये भी आप 131 पर भी देख सकते हो। यहाँ पर डॉग्स के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2020 और फेज 2 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लेनेट, यानी यहाँ पर अर्थ के बनने के बाद में कितने टाइम के बाद में यहाँ पर लाइफ जो वो अपीयर हुई थी? 50 मिलियन, 500 मिलियन, 50 बिलियन या फिर 500 बिलियन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 50 मिलियन, 500 मिलियन ईयर्स आएगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 से ली हुई स्टेटमेंट है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए वहां पर आया था कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन डिसअप्रूव किसने किया था। अब यहाँ पर उसका उल्टा पूछा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन प्रपोज किसने किया था? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने तो जो है वो डिसअप्रूव किया था, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वेलेस या फिर अर्न्स्ट हैकल ने। तो अर्न्स्ट हैकल ने जो थे उन्होंने क्या किया था? प्रपोज किया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पे जो वो डायरेक्टली मेंशन किया गया है। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि ए होमिनाइड फॉसिल डिस्कवर्ड, यानी एक होमिनाइड फॉसिल डिस्कवर किया गया था जावा के अंदर, कब? 1891 में। नाउ एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, हैव क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 सीसी वाज, वो क्या था? नीदरथल मैन थे, होमोसेपियन थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे या फिर वो होमो इरेक्टस थे। तो वहां पर वो कौन से थे? 900 सीसी वाले जो थे वो होमो इरेक्टस थे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 140 में बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ में ये चीज मेंशन की गई है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? द फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे बोला गया द फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट इज कॉल्ड, यानी ये डेफिनेशन किसकी है? को इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टिव रेडिएशन या फिर सॉल्टेशन। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 133 पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट की गई, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आप देख रहे हो कि 2018 वाले लगभग जो वो एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं नीट 2021 में। नीट 2021 में यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17।
द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट, यानी वो कौन सा फैक्टर जिसकी वजह से फाउंडर इफेक्ट एक पॉपुलेशन में होती है। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आंसर आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये चीज़ जो है वो आंसर आ गया हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो फाउंडर इफेक्ट वगैरह शो होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पे ये डायरेक्टली मेंशन किया गया फाउंडर इफेक्ट वाला जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे ये क्लियरली दिया गया है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है। ओके, मैच द कॉलम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। अडेप्टिव रेडिएशन बोले सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी, ये हम बात कर चुके थे। ये एंथ्रोपोजेनिक होता है यहाँ पर, तो ये हमारा एंथ्रोपोजेनिक होता है। बोन्स ऑफ फोरलिम इन मेन वगैरह जो होते हैं वो फोरलिम में मेन कहाँ पे होते हैं, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस वाले में होते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड वगैरह जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। और डार्विन फिंचीज अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचीज गैलापागोस आइलैंड में आया था, तो ये हमारा चला जाएगा। तो ए जो है वो 4 के साथ जा रहा है, बी हमारा 3 के साथ जा रहा है, सी हमारा 2 के साथ जा रहा है, डी हमारा 1 के साथ, मतलब 4 3 2 1 इस टाइप से हमारा जो है वो आंसर आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इस टाइप का आंसर कौन सा है। तो इस टाइप का आंसर है 4 3 2 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखिए आपके अलग अलग ऑप्शन जो है वो अलग अलग जगह दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। पेज नंबर 133 पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो कहाँ पर मेंशन किया गया, 131 पे डायरेक्टली मेंशन किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पेज नंबर 130 पे मेंशन किया गया है, वो हम कई बार दिखा चुके हैं, ये भी आप देख सकते हो। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन पेज नंबर 132 पे हमने दिखाया था, पहले भी आया था, तो वहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2022 के बारे में। नीट 2022 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो हमें बतानी है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। बी दिया गया है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। स्वीट पोटैटो, पोटैटो इन इज एग्जांपल ऑफ एनालॉगी एंड होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन जो है वो एनालॉगस के एग्जांपल है, होमोलॉगस के नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर आ गया ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पे ये डायरेक्टली मेंशन किया गया कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन जो है वो एनालॉगस के एग्जांपल होते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू। यहाँ पर बोला गया कि वो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इंडिविजुअल जो एक्वायर करते हैं स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू, बट वो क्या है, अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू। वो किसको बताता है, रैंडम चेंज को, स्टेबलाइजिंग चेंज को, डायरेक्शनल चेंज को, या फिर डिसरप्टिव चेंज को। तो वो यहीं से आया हुआ जहाँ से पहले हमने जो वो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाया था, उसी पेज से आया हुआ, पेज नंबर 137 पे। और इसको बोलते हैं डायरेक्शनल चेंज, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल चेंज बोलते हैं। और ये चीज़ जो वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आप अच्छे से देख सकते हो, एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पे दी हुई है, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब हम आ चुके हैं नीट 2023 में। नीट 2023 में क्या बोला गया, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्supial एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन, यानी हमें बताना है कि ऑस्ट्रेलियन मार्supial कौन से हैं जो कि अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। नंबर्ड, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लेंजर, मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, टेस्मानियन टाइगर कैट, लेम्यूर, एंटीटर वोल्फ या फिर टेस्मेनियन वोल्फ, बॉबकोट और मार्supial मोल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये वाला जो डायग्राम है पेज नंबर 134 पे, जहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है पूरी एक टेबल बना के साइड में, वहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्supial आपके कौन कौन से हैं, नंबर्ड है, स्पॉटेड कस्कस है, फ्लाइंग फ्लेंजर जो है, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके ऑस्ट्रेलियन मार्supial के अंदर आते हैं। बाकियों में यहाँ पर एक एक चीज़ जो है वो आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी का पेज नंबर 134 पे डायग्राम दिया हुआ है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन, आप दोबारा से अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2023 में। यहाँ पे 23 में मणिपुर स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम हुआ था उसका आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमें बताना है कौन सा फॉसिल ये फॉलोइंग कैरेक्टर शो करता है। ब्रेन कैपेसिटी 1400 है, यूज्ड हाइज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड देयर डेड बॉडी। इन द लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट ये किसके लिए करेक्ट बताती है, होमो हेबिलस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस या फिर नीदरथल। तो ये नीदरथल के लिए बताती है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। एनसीईआरटी के पेज नंबर 141 में, यानी इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।